अयूब और अकरम दोनों भाई थे। अयूब का हलवा पराठे का ठेला था। अकरम वैसे तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी जुगाड़ कर पैसे कमा लिया करता था। ये लीजिए भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए सूट ले आया। सूट तो बहुत अच्छा है, महंगा होगा ना, लेकिन भाईजान आपके पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? अब ये सब मत पूछिए, अल्लाह मियाँ की रहमत है। मैं तो जिंदगी में जुगाड़ तलाशता हूँ, जुगाड़, और मैं बहुत जल्द ही बेहद अमीर बन जाऊंगा। तभी अयूब घर पहुँचा। जुगाड़ से तू यकीनन अमीर बन जाएगा, लेकिन उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाईजान, आप हमेशा यही सब बोलते हैं, क्या हासिल होता है आपको इतनी ईमानदारी करके? मुझे तो जल्दी अमीर बनना है। अकरम अक्सर ऐसी बातें कर अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। अयूब की सोच वाजिब थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। अयूब बेहद ईमानदार था। वो अच्छी मेयार का सामान खरीद कर ही हलवा पराठा बनाता था। अरे भाई अयूब, इतना महंगा मैदा, रवा, रंग और तेल लोगे तो तुम्हारे मुनाफे में इजाफा कैसे होगा? क्यों बेवजह महंगे सामान खरीद कर अपना नुकसान करते हो? क्योंकि मेरे खरीदारों की सेहत मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं ईमानदारी से कारोबार करना पसंद करता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, लो अपना महंगा वाला सामान। अयूब कभी भी मुनाफे के मुतालिक नहीं सोचता था, उसे लोगों की फिक्र थी। अयूब का हलवा पराठे का ठेला बाजार के बीचों बीच था, इसलिए अक्सर लोगों का मजमा अयूब के ठेले पर लग जाता था। चाचा जान, मुझे एक प्लेट पार्सल देना। मुझे पाव प्लेट पार्सल देना। अयूब बारी बारी से सबको हलवा पराठा दिया करता था। लोगों को उसके हलवे पराठे का जायका बेहद पसंद था। ये लो फातिमा, इस माह का मुनाफा। ये तो पिछले माह से भी कम है। हाँ, वो इस माह तेल की कीमत में इजाफा हो गया है ना, तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने हलवे पराठे के दाम में इजाफा कर दीजिए ना। नहीं फातिमा, अगर मैंने दाम में इजाफा किया तो ज्यादा लोग हलवा पराठा नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं। अकरम ये सब सुन रहा था। भाईजान, आप कब सीखेंगे कि कब आपको अपना फायदा सोचना चाहिए? मैं तो ये कभी नहीं सीखूंगा, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी तरह नेकी सीख लो। नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके इस्तेमाल कीजिए और मैं अपने। मुझे तो बहुत जल्दी अमीर बनना है जुगाड़ से। बस दुआ करता हूँ कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। दोनों भाइयों के ख्यालात अलग थे। एक सिर्फ अपना फायदा सोचता था, तो एक दूसरों का। कुछ रोज बाद फातिमा को एक फोन आया और वो रोने लगी। क्या हुआ फातिमा? भाभीजान, क्या बात है? आपकी चाची जिंदा नहीं रही। या अल्लाह, उन्हें जन्नत अता फरमा। हमें फौरन निकलना होगा। अरे अकरम, क्या तू कुछ रोज के लिए मेरा ठेला चला सकता है? ठीक है भाईजान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। आपका ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, महंगे वाले सामान ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। ठीक है भाईजान, याद रखूंगा। अयूब अपनी बीवी फातिमा के साथ गांव के लिए रवाना हो गया। यहाँ अकरम ने हलवा पराठे का ठेला खोला। भाईजान, आधा किलो पैक कर दो। जी आपा। भाईजान, वो दूसरे वाले भाईजान कहाँ गए? अयूब भाईजान गांव गए हैं, कुछ रोज में लौट आएंगे। ठीक है, आप आधा किलो हलवा पराठा पैक कर दीजिए। ठीक है भाईजान। अकरम हलवा पराठा बना बना कर फरोख्त कर रहा था। ऐसे ही अकरम रोज हलवा पराठे फरोख्त करता रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म हो रहा है। कल सुबह सुबह आने से कब्ल सामान खरीदना होगा। शाम तक तकरीबन उसका सारा सामान खत्म हो चुका था। अगली सुबह अकरम होलसेल की दुकान पर पहुंचा। 15 लीटर तेल का डिब्बा दे दो भाईजान। 200 रुपए लीटर वाला दूं या 100 रुपए वाला? दाम में इतना फर्क क्यों है? अच्छी क्वालिटी महंगे दाम वाला 200 रुपए लीटर है और सादा खुला तेल 100 रुपए लीटर। अकरम हमेशा पैसों की ही सोचता था। उसने बगैर ज्यादा सोचे सस्ते वाले दे दो, वैसे भी मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। ये लो भाईजान, कुछ और चाहिए क्या भाईजान? रवा 10 किलो, मैदा 10 किलो और रंग की बड़ी डिब्बी और चीनी 10 किलो। सब सस्ता वाला दे दूं ना? हाँ हाँ। अकरम ने सस्ता वाला सामान खरीद लिया।
रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला और खरीदारों का हुजूम लग गया। मुझे 1 किलो पराठा हलवा चाहिए, हलवा ज्यादा डालना भाई। मुझे पाव किलो देना। जी। अकरम सभी को हलवा पराठे देने लगा। आज वो खुश था क्योंकि उसके मुनाफे में इजाफा हो गया था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी मेरी तरह मुनाफा कमाना सीख जाएं। मालूम नहीं उन्हें ईमानदारी करके क्या हासिल होगा। अगले कुछ रोज तक अकरम सस्ते वाले सामानों का हलवा पराठा बनाकर फरोख्त करता रहा। फिर एकाएक उसके ठेले पर लोग कम आने लगे। 2 ख्वातीन उसके ठेले पे आई। आधा किलो हलवा पराठा देना। मालूम है कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो ये लंबी कतार लगी थी। क्यों? मालूम नहीं, सभी लोगों के पेट में दर्द था। डॉक्टर कह रहे थे कि शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है। ना मालूम सबने मिलकर क्या खाया था। ये सुनकर अकरम थोड़ा परेशान हो गया। वो कई रोज से सस्ते सामान इस्तेमाल कर रहा था। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ हो तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। या अल्लाह। वो उलझन में था। उसे डर लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग उसी की वजह से ना फैला हो। उसने फौरन अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे गलती हो गई है। क्या? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ते वाले सामान खरीदे। और भाईजान, शायद मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाईजान, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुझे मना किया था ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम लोग बीमार हो गए। मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे कबल वो सारे सामान फेंक दो और ऊपर वाले से दुआ करो कि सब ठीक हो जाएं। जी जी भाईजान। अकरम ने सारा सामान फेंक दिया। उसे अफसोस हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान हो। मेरे जरा से लालच की वजह से लोग बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी लालच नहीं करूंगा, ना ही जुगाड़ तलाशूंगा। अकरम के ख्यालात ही बदल गए। अब उसे अफसोस हो रहा था। हमेशा जल्दी पैसे कमाने की सोच रखने वाला अकरम अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उम्मीद है फूड पॉइजनिंग के मरीज जल्दी ही सेहतयाब हो जाए। ये अफसाना है मुंबई के भिंडी बाजार का। हबीब अपने खानदान के साथ एक चौल में रहता था। अब्बा, आप आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लाना और मेरे लिए नमकीन। ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त पे। मेरे लौटने तक तुम अपनी अम्मी को परेशान नहीं करोगे। वादा करो। ठीक है अब्बा, हम अम्मी को जरा भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ। अली और ईरम हबीब और रुखसाना की जिंदगी थे। उनके माली हालत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सहूलियतें देना चाहते थे। इसलिए अली और ईरम का दाखिला भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवाया था। अच्छे से पढ़ाई करना। जी अम्मी, बाय। बाय बाय अम्मी। रुखसाना घर का काम करने के साथ साथ टिफिन बनाकर भी फरोख्त किया करती थी। वो घर संभालने में हबीब की मदद किया करती थी। एक शाम हबीब मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? मुझे काम से बर्खास्त कर दिया है। ये कहिए कि ऐसा क्या हो गया? कंपनी का मुनाफा कम हो रहा था, इसलिए मेरे साथ कई और सेल्समैन को भी बर्खास्त कर दिया गया। या अल्लाह, अब ज्यादा फिक्र मत कीजिए। आपको जल्द ही दूसरी मुलाजमत हासिल हो जाएगी। अल्लाह मेहरबान है। हाँ। अगले रोज से हबीब नई मुलाजमत की तलाश में दुकानों में भटकने लगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कहीं भी कोई मुलाजमत नहीं मिली। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुलाजमत के बगैर मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस, ऊपर से रमजान आने वाला है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। हबीब परवरदिगार से दुआ मांग रहा था कि उसे जल्दी मुलाजमत हासिल हो जाए, और घर पे रुखसाना भी यही दुआ मांग रही थी। हबीब घर लौटा। क्या हुआ? क्या आपको कोई मुलाजमत हासिल हुई? नहीं, कई दुकानें और कंपनियां घूम ली, कोई मुलाजमत हासिल नहीं हुई। हर जगह काम के लिए मारा मारी है। वो तो है, लेकिन इंशाअल्लाह आपको जल्द ही मुलाजमत हासिल होगी। रुखसाना और हबीब दोनों परेशान थे। घर कैसे चलेगा?
बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अगले रोज हबीब कंपनी में काम की तलाश में गया। क्या आपके यहाँ कोई सेल्समैन की जॉब है? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है। हबीब के हाथों में बस मायूसी ही आ रही थी। आज वो जल्दी ही घर लौटा। हर जगह काम तलाश लिया, कहीं भी कोई काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर हम कोई कारोबार करें तो? कैसा कारोबार? वैसे भी रमजान आने वाला है, अगर हम कोई चीज बनाकर फरोख्त करें तो? कोई भी ऐसी चीज जो रमजान में फरोख्त हो। रमजान में सेवइयां बहुत फरोख्त होती हैं। हाँ, और मुझे सेवइयां बनाने का इल्म है। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे और बच्चों की स्कूल की फीस वक्त पे चली जाएगी। हाँ। अगले ही रोज से रुखसाना ने घर में सेवइयां बनाना शुरू कर दिया। इतनी सारी सेवइयां? हाँ, कुछ लोग भुने हुए सेव खरीदते हैं और कुछ लोग कच्ची। कुछ सफेद खरीदते हैं तो कुछ नारंगी। तो मैं हर किस्म की सेवई बना रही हूँ। अच्छा है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अम्मी, हम भी मदद करेंगे। हाँ हाँ, इसी बहाने तुम दोनों भी सब कुछ सीख जाओगे। हबीब का पूरा खानदान मिलकर सेवइयां बनाने लगा और फिर हबीब ने बाजार में एक ठेला लगाया, सेवइयां फरोख्त करने का ठेला। भाईजान, कैसे है ये सेवइयां? आपा, 100 रुपये किलो। ताजा है ना? हाँ बिल्कुल, अरे कल ही बनाया है। ठीक है, 2 किलो दे दो। पहले दिन कुछ औरतों ने हबीब के ठेले से सेवइयां खरीदी। आज बस 10 किलो सेवइयां फरोख्त हुई हैं। ये तो अच्छी शुरुआत है। हाँ, उम्मीद है आगे फरोख्त में इजाफा होगा। हाँ यकीनन। हबीब इतना खुश नहीं था, रुखसाना खुश थी। उसके मुताबिक से ये एक अच्छी शुरुआत थी। अगले रोज हबीब ने वापस बाजार में सेवइयों का ठेला लगाया। आज काफी ग्राहकों ने उसकी सेवइयां खरीदी। वो खुश था। अरे भाईजान, आपकी सेवइयां तो बहुत ही ताजी हैं। बच्चों को बेहद पसंद आई। आज मुझे 2 किलो और दे दीजिए। जी आपा। शाम तक उसकी सारी सेवइयां फरोख्त हो गई। वो खुशी खुशी घर लौटा। अरे रुखसाना, सारी सेवइयां फरोख्त हो गईं। मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए हमने सुबह से और सेवइयां बना ली है। बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। वाह बच्चों, ये लो। हबीब ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दी और दोनों बेहद खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद पूरा खानदान खुश था। मालिक हम पर ऐसे ही रहम बरसाएं। हाँ बिल्कुल। अगले रोज से हबीब जितनी सेवइयां बाजार ले जाता, सब हाथों हाथ फरोख्त हो जाया करती। मुझे 5 किलो नारंगी वाली, मुझे 3 किलो सफेद वाली। हबीब एक एक करके सारे खरीदारों को सेवइयां देता गया, लेकिन खरीदारों का हुजूम खत्म ही नहीं हो रहा था। रोज शाम तक उसका सारा ठेला खाली हो जाता था। शुक्रिया मेरे मालिक। और अब हबीब की आमदनी में इजाफा हो गया। वो पैसों की गड्डी देखकर खुश था। हमें अपने इस कारोबार को बढ़ाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ दूसरी ख्वातीन को भी काम पे रख लूं। हाँ जरूर रखो, मैंने भी और फरोख्त करने का रास्ता निकाल लिया है। और वो क्या है? मैं दुकानों पर जाकर उन्हें अपनी सेवइयां फरोख्त करूंगा। एक मर्तबा दुकान वाले हमसे खरीद लेंगे तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। हबीब और रुखसाना के मन में नई उम्मीद जगी थी अपने कारोबार को बड़ा बनाने की। अगले ही दिन रुखसाना ने एक और खातून को काम पर रख लिया और यहाँ हबीब दुकानदारों से बातें करने लगा। भाईजान, हमारी सेवइयां बिल्कुल ताजी हैं, घर पर बनी हुई। आप एक मर्तबा अपनी दुकान पर फरोख्त करके देखिए, यकीनन इनकी मांग होगी। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा। फरोख्त हो गए तो फिर लूंगा। जी जरूर। हबीब ने दुकानदार को थोड़ी सेवइयां दे दी। ऐसे ही उसने कई और दुकानदार को सेवइयां दी। अगले रोज जब वो अपने ठेले से सेवइयां फरोख्त कर रहा था तो उसे दुकानदारों का कॉल आने लगा। जी भाईजान, शाम तक पहुंचवा देता हूँ। हबीब दुकानों में सुपुर्दी करने लगा और उसने ठेले पर एक खादिम रख लिया। सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे।
ये तो परवरदिगार का रहम है, उन्होंने हमारी दुआएं सुन ली। बिल्कुल, हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि रमजान बाद हम अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा से अपना होटल खोलना तो चाहते ही थे, है ना रुखसाना? हाँ, लेकिन आपका क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा होटल चलाने में। और मुलाजमत? अब मुझे मुलाजमत की क्या जरूरत बेगम, अब तो मैं दूसरों को मुलाजमत पर रखता हूँ। हबीब और रुखसाना का सेवइयों का कारोबार चल पड़ा। उन दोनों ने काफी पैसे जमा कर लिए और इन पैसों से उन दोनों ने अपना होटल खोला। रुखसाना का ख्वाब मुकम्मल हुआ और हबीब को अब पैसों की जरा भी फिक्र नहीं थी। अली और ईरम की स्कूल फीस भी आसानी से जा रही थी और अब हबीब और रुखसाना ने नया घर भी खरीद लिया था। उन सब की किस्मत संवर गई और ये सब रुखसाना के सेवई फरोख्त करने की तरकीब की वजह से मुमकिन हुआ। रुखसाना की सेवइयां जादू कर गई। गांव के बाजार में सुधांशु के पकौड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, खरीदार आ जाया करते थे। मुझे 1 प्लेट प्याज के पकौड़े। मुझे आलू के पकौड़े। सुधांशु बेहद खुश था क्योंकि उसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे मुसलसल खरीदारों का मजमा लगा रहता था। भाईजान, 2 प्लेट प्याज के पकौड़े और 1 प्लेट आलू के पकौड़े दे दो। ये लो भाईजान। भाईजान, मैं तुमसे रोज पकौड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकौड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के खानदान में उसकी बीवी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मालूम है, मेरी सहेली के शौहर ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप हैं जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हैं। अच्छा, पिछले माह तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, लेकिन मैं लाया तो था ना। तुम्हारे जैसे कंजूस शौहर मैंने कभी नहीं देखा। हर माह खुद के लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और एक माह तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली? इतना बोले जा रहे हो। क्यों ना खरीदूं, आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। खुदगर्ज। सुधांशु फितरत से खुदगर्ज था। वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता था। सुधांशु के पकौड़े का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही थी। ये का एक रोज सुधांशु की दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर खरीदार वहां चले गए। अरे भाईजान, ये क्या है? ये शहर की मशहूर आलू पफ हैं। बाजी, आप एक मर्तबा खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भाईजान, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस खातून को आलू पफ दिए। खातून ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बेहद अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकौड़े वाले से पकौड़े खरीदेगा। सुधांशु के कई खरीदार पकौड़ी के बजाय आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाला हुजूम अब गौरव के ठेले पर आ गया था। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ रोज में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन गुजरे, लेकिन गौरव के आलू पफ हकीकत में अच्छे थे, इसीलिए खरीदार अभी भी उसी ठेले पर नजर आते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा कारोबार ही चौपट कर दिया है, मालूम नहीं कहां से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाए। गौरव बेहद खुश था। आते ही उसका कारोबार जम गया था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव फितरत से भी बहुत भोला और रहमदिल था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतों पर सुधांशु गौर फरमाता था। ये तो निहायती भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन कब्ल मुझे इससे दोस्ती करनी होगी।
और फिर इसी ख्याल से सुधांशु ने गौरव से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। और भाईजान, सब खैरियत? सब खैरियत है, आप फरमाइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही जायकेदार हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए भाईजान। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो लजीज है, एकदम नई चीज है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये खास चीज तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनानी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें वाजिब लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ फरोख्त करना और मैं अपने पकोड़े। मतलब साझेदारी में? हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा। बड़े बाजार में फरोख्त भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है। मैं तो कब से किसी को तलाश रहा था जो आधे पैसे लगाए और मेरा साझेदार बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है? यही कोई 6 लाख। मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं दे दूंगा, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भाईजान। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ इसके मुतालिक उसने अपनी बीवी लता से जिक्र किया। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, लेकिन बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? आप उसकी फिक्र ना कीजिए, मेरे ये जेवर कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। गौरव ने लता के सारे जेवर गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भाईजान, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो फिर चलो कल ही हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भाईजान। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी सुपुर्द की। आखिर हमारा ख्वाब मुकम्मल हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसे बेच तुम कुछ और कमा लोगे। ठीक है भाईजान। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ फरोख्त करने लगा। कुछ रोज गुजर गए। सुधांशु का पकौड़े का ठेला बंद ही था। 1 हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु कब्ल से ही वहाँ पकौड़े फरोख्त कर रहा है और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भाईजान, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराओ। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके तमाम बचत के पैसे जाया हो गए थे। गौरव रोते हुए जंगल की जानिब चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे बेहतर होता कि मुझे मार ही देते। गौरव का रोना सुनकर दरखस की देवी उनके रूबरू हाजिर हुई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही नेकी आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस दरख्त की शाख में हाथ डालो, जो भी तुम्हें हासिल होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है। गौरव ने दरख्त की शाख में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के आए। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ख्याल रहे, नेक काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूंगा। गौरव ने लता के जेवर छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब हासिल हो गया। वहाँ दूसरी जानिब सुधांशु की बेईमानी की वजह से उसका कारोबार डूब गया। उसे दुकान फरोख्त करनी पड़ी और वो वापस सड़क पर आ गया। इसीलिए कहते हैं, नेकी करके खुदा से पाओ और बुरे काम का बुरा नतीजा।